हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का अंतिम टॉपिक लेना चाहेंगे, जिस टॉपिक के अनुसार हम एक खोखले गोलीय कोश या खोखले गोले या ऐसे बोले हम ठोस गोलीय चालक के द्वारा तीन बिंदु, कौन कौन से बिंदु? एक बिंदु उस गोलीय चालक के बाहर, दूसरा उस गोलीय चालक या कोश की सतह पर, तीसरा उस गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये निकालने का प्रयास करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के द्वारा किसी गोलीय कोश के बाह्य बिंदु, सतही बिंदु और आंतरिक बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से समझिए इसको। ये गॉस प्रमेय का अंतिम अनुप्रयोग है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन जानते हैं इस टॉपिक को पहले। ये एक इंटरेस्टिंग है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं और जानते हैं गॉस प्रमेय के इस अंतिम अनुप्रयोग को। तो आइए। तो बच्चों, प्रारंभ करने से पहले हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टॉपिक क्या है। ये हमारा टॉपिक है, ये लिखा है ऊपर। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश या खोखले गोले या चालक ठोस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यह प्राप्त करना, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के लिए हमको सबसे पहले एक गोलीय कोश चाहिए, जिस गोलीय कोश को लेकर हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। तुमने गोलीय कोश लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और उस पर जो आवेश दिया है हमारा, वह आवेश प्लस स्मॉल क्यू है, और जो आवेश है उस गोलीय कोश के बाहर सतह पर फैल गया है। अच्छा, ये इसलिए फैला है कि हमारा जो गोलीय कोश है ना, कोश मीन्स क्या होता है? अंदर से जो खाली है, खोखला है, हॉलो है ना। तो ऐसा एक कोश लिया है हमने, तो हमने जो आवेश दिया होगा वो आवेश अंदर तो खाली है हमारा, संपूर्ण आवेश की सतह पर ही स्थित रहेगा, जिसे मैंने यहाँ पर चित्र में बनाया है। ये देखिए, ये बिंदु O इसका केंद्र है, R इसकी त्रिज्या है, और इसमें आवेश दिया है, जो प्लस साइन बने हैं ऊपर से चारों ओर से, वो सारा आवेश है, जिस आवेश की मात्रा स्मॉल q है। ये मैंने लिखा भी है सामने यहाँ पर, जिससे आपको आइडिया बन जाए कि माना एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है जिसकी सतह में प्लस q आवेश तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय कोश के बाह्य माने बाहर, सतह तथा भीतर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा एम है, लक्ष्य है। तो ये हमारा, हमें इस तरह की स्थिति मिली है और हमें मान निकालना है। तो देखिए, पहली अवस्था हमारी है कि कोश के केंद्र, हम लेते हैं पहली स्थिति कि जो कोश हमारा बन रहा है उस कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम तीव्रता का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये इसके लिए हम मानते हैं, माना कि हम पे एक गोलीय कोश है जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बाह्य बिंदु कैपिटल P स्थित है, जिससे होता हुआ कोश के आवेश को घेरे हुए एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। माना बिंदु कैपिटल P को घेरे हुए एक लघुखंड ds है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है ना। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति हमारी है, ये मैंने इस चित्र में बनाई है, जो चित्र सामने बना हुआ है हमारा। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं ढंग से। जो मैंने तुम्हें लिखाया अभी यहाँ पर, नोट्स तो आपको दिखाया मैंने। इसमें हमको एक गोलीय कोश मिला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ
हमने खींचा है जो इसमें उपस्थित आवेशों को पूर्णतः घेरे हुए हैं और आकृति उसकी गोलीय है। ठीक है ना। इस गॉसियन पृष्ठ में कैपिटल P बिंदु है, जिस P बिंदु को घेरे हुए हमने एक खंड लिया है DS, जिसकी इस खंड की दिशा जो बन रही है हमारी, इसकी द्वारा इसकी तीव्रता जो बन रही है हमारे यहाँ पर, इस तीव्रता की दिशा में ही है, मतलब इसके समांतर है। अब देखिए यहाँ पर जो मान मिल रहा है हमको, है ना, ये लिखा है हमने कि लघुखंड DS है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है ना। अब जो फ्लक्स इससे जाएगा, जो आवेश हमारे हैं, इससे जो हमारी बल रेखाएं जाएंगी जिससे हमको फ्लक्स मिलेगा, उस फ्लक्स का मान हम निकालेंगे पहले एक लघुखंड के लिए। जो खंड कौन सा है हमारा, DS, जो यहाँ बना हुआ है हमारा, और उसके थ्रू हम पूरे बड़े खंड का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमारा एम इस छोटे खंड से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना। तो DS खंड, तो फ्लक्स रहेगा हमारा d phi e इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, जिसे हम कह सकते हैं d phi e इक्वल टू E ds cos थीटा, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा एक इस छोटा खंड जो हमने लिया है वो इस पृष्ठ का खंड लिया है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ का मान निकालना यदि हमको हो, है ना, मान निकालना हो, तो हम इस खंड का करेंगे इंटीग्रल इस रेंज के लिए। ये रेंज क्या है हमारी S, इसका एरिया S है ना। तो S के लिए हम इसका करेंगे इंटीग्रल, तो जो हमें पार्ट मिलेगा वो पार्ट पूरे इसके गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये नीचे लिखा हुआ मेरा, ये देखिए, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा वो phi e इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल d phi e, छोटे खंड का हमने कर दिया इंटीग्रल, तो मिल गया हमको बड़ा खंड, समीकरण नंबर 2। नंबर 2 में हम नंबर 1 का मान रखते हैं, तो मिलता है हमको phi e इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S E ds cos थीटा, या ऐसे बोलेंगे हम phi e इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S E ds cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ जो हमारा E और ds है, जो हमारा चित्र था ऊपर, ये देखिए जो फिगर है हमारा, इस फिगर में जो हमारी E और ds की स्थिति है, दोनों की दिशाएं समांतर रखी हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ऐसे हैं। ऐसी अवस्था में जो कोण बन रहा है इनके बीच में वो 0 बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 कोण लिया है। अतः हम cos 0 का मान 1 रखकर, हम जानते हैं cos 0 हमारा 1 होता है, हम इसके परिणामी को निकालेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर कि cos 0 का मान 1 रखने के पश्चात phi e इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल ds। इस इक्वेशन नंबर 3 में क्लोज्ड इंटीग्रल S ds को हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। तो जो हमारा मान होता है, हम जानते हैं कि जो संपूर्ण हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो एक गोलीय आकृति वाला है, अतः हम इसके वक्र पृष्ठ को 4 पाई r² से प्राप्त कर सकते हैं। अतः मिलेगा हमको नीचे, ये लिखा है नीचे, अतः क्लोज्ड इंटीग्रल S ds इक्वल टू 4 पाई r², समीकरण नंबर 4। इस 4 का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 3 में, तो मिलेगा हमको नीचे phi e इक्वल टू E 4 पाई r², E अलग है हमारा और 4 पाई r² उस वक्र पृष्ठ का मान है, लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये हमारा नंबर 5 बन गया। ठीक है ना। तो ये मान हमने निकाल दिया है इसमें phi e का मान। ठीक। अब हम गॉस प्रमेय के अनुसार मिलने वाले फ्लक्स को निकालने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इस पूरे चित्र में हमारा आवेश पूर्णतः घिरा हुआ है और ये जो पृष्ठ हमारा बन रहा है काल्पनिक पृष्ठ, ये इस बिंदु P से होकर जा रहा है, तो यहाँ पर पूरी तरह से गॉस की अवस्थाएं लग रही हैं। अतः हम यहाँ पर phi e का मान गॉस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। अतः हम प्रयोग करते हैं इसका, तो मिलता है हमको, ये देखिए ये लिखा है ऊपर, पृष्ठ द्वारा आवेश घिरा होने से गॉस प्रमेय के अनुसार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स phi e इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 6। ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा पूरा
गोलीय कोश है, ये फिगर में, इस गोलीय कोश में जो आवेश घनत्व रहेगा उसका मान निकालने के लिए हम सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसे बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, है ना। उसका मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो मिलेगा हमको यहाँ पर वो यह रूप मिलेगा जो हमने किया है ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, गोलीय कोश का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो एरिया हमारा बन रहा है किसका एरिया है? ये जो उस पृष्ठ का एरिया है जिसका ये आवेश है, जिसका ये घनत्व निकल रहा है हमारा। तो आवेश किसका है? ये आवेश उस गोलीय कोश का है जो हमको मिला हुआ है, इसका आवेश है पूरा, इसका पूरा आवेश है। हमारा ये गॉसियन पृष्ठ का आवेश नहीं है, हमारा ये इस पृष्ठ का आवेश नहीं है, हमारा ये इस पृष्ठ का आवेश है जो पृष्ठ हमको मूलतः मिला हुआ है, जिसका आवेश हमारा क्यू है। इससे ही हम घनत्व निकालेंगे। तो इस पृष्ठ के लिए जो हमारा इसका वक्र पृष्ठ होगा उसके लिए हमारा आर स्मॉल आर नहीं होगा, हमारा आर कैपिटल आर होगा। ये हमारी त्रिज्या बन जाएगी। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे, जो हमने यहाँ पर लिया है, जिससे यहाँ पर जो रूप बन गया है हमारा, वो रूप इस तरह से बना है जो हमने पीछे लिए हैं। ये देखिए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वहाँ स्मॉल आर था जो हमने पीछे लिया था, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर। तो अतः अब इससे निकाल लेंगे हम आवेश का मान। अतः जो आवेश रहेगा इससे मिल गया हमको सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नंबर 7 मान लिया इसको हमने। अब इस 7 का मान हम समीकरण नंबर 6 में जो हमारी गॉस प्रमेय से मिली थी उसमें रखते हैं। तो मिलता है हमको फाई ई इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 8। ठीक है ना। अब देखिए, जो हमारी समीकरण नंबर 8 है उसमें भी हमको फाई का मान मिला हुआ है, और जो हमारी समीकरण नंबर 5 थी जो ने पीछे निकाली थी, समीकरण नंबर 5, ये देखिए, ये जो 5 है हमारी, ये देखिए, ये 5 ही हमारा फाई का मान था। तो दोनों समान अवस्थाओं में फाई के मान हैं, इसलिए हम दोनों मानों को इक्वल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समीकरण 5 और 8 को मिलाने पर हमको मिल जाएगा ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मिल गया हमको यहाँ पर। अब इन दोनों अवस्थाओं से जब हमने ई का मान निकाल दिया, सारी अवस्थाएं एक तरफ ले गए हम, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नंबर 9 मान दिया। समीकरण नंबर 9 की हमको जरूरत पड़नी है बाद में, इसलिए हमने काटा नहीं इसको। एक रूप हमने ऐसे बना दिया इसका, और एक रूप बनाया अलग से इसको हमने, जब इसमें हमने इन पार्ट्स को काट दिया। ठीक है ना। तो जो दूसरी स्थिति बनेगी हमारी यहाँ पर, एक हमने 9 बना दिया, लेकिन 9 को यदि हम सॉल्व करें तो इसमें हमको 4 से 4 पाई से पाई कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे मिल जाएगा हमको ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर पर। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, जो ये सिग्मा है ये तो नियत है, क्योंकि हमारा गोलीय कोश वही है, बदल नहीं रहा है। एप्सिलॉन नॉट नियत होता ही है हमारा, वो फिक्स रहेगा। और गोलीय कोश न बदलने से हमको आर कैपिटल आर जो रहेगा हमारा, उसका मान ही नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर तीनों नियत हैं। और इस अवस्था से हमको मिलेगा कि ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मतलब कौन सा आर? स्मॉल आर स्क्वायर। इससे हम ये बोल सकते हैं कि इससे यह ज्ञात होता है कि इस अवस्था में उत्पन्न तीव्रता बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम में मिल रही है हमको, होती है। ठीक है। तो एक अवस्था हमारी ये आती है, एग्जाम में एक पार्ट हमारा ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या उत्पन्न तीव्रता बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको इस अंक से निकालना है, नंबर 10 तक करना है। तो जो हमें दूसरा रूप मिलेगा एग्जाम में कि सिद्ध करने के लिए, वो ये मिल सकता है हमको कि समीकरण 9 जो बन रही है हमारी, इस 9 में हम यदि 7 का मान रखें, कहाँ है भाई 7?
देखिए 9 हमारी ये है और 7 ऊपर है, देखिए वो देखिए। इस 7 में हमको स्मॉल q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर मिल रहा है हमारा, जो पूर्णतः समीकरण 9 का ऊपरी हिस्सा है। देखिए समीकरण 9 का ऊपरी हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। तो मान रखते हैं इसमें, तो मिलेगा हमको यहाँ पर E इक्वल टू, देखिए मान रखते हैं तो मिलता है हमको E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। उसके स्थान पे Q आ गया हमारा ऊपरी पार्ट के अनुसार और जगह में, है ना। अब इसको हमने व्यवस्थित किया, सेपरेट किया, तो मिला हमको E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 11। इस तरह की इक्वेशन में पीछे पड़ी है, जब हम दूरी दिए होने पर तीव्रता का मान किसी बिंदु आवेश से निकाल रहे थे। तो हम कहेंगे कि जो स्थिति बन रही है हमारी, ये वैसी स्थिति है जैसे कि हमको बिंदु आवेश द्वारा किसी दूरी पर उत्पन्न तीव्रता के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो एक हमको ये मान मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि इस अवस्था में उत्पन्न तीव्रता बिंदु आवेश द्वारा किसी दूरी पर उत्पन्न तीव्रता के समान होती है। तो आपको यहाँ तक करना है। अच्छा, अब हम लेते हैं दूसरी अवस्था, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो। अब देखिए ऐसी स्थिति में जो हमारा चित्र रहेगा, जो हमारा फिगर है, उसे यदि देखें हम, जो भी बनाया था हमने पीछे, उस फिगर में ये देखिए, इस फिगर में हमारा बिंदु P इस समय बाहर की ओर है, यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस R हमारी स्मॉल r ये बन रही है। अब यदि ये बिंदु यहाँ से यहाँ हो जाए तो ये डिस्टेंस हमारी R क्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की बन जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या है हमारी, ये एक्चुअली इस गोलीय कोश की त्रिज्या है। अतः ऐसी अवस्था में यदि हमारा बिंदु यहाँ से यहाँ हो जाए तो हमारा गॉसियन पृष्ठ इस पृष्ठ के ऊपर ही होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा स्मॉल r रहेगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और हम स्मॉल r को कैपिटल R मानकर परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा चित्र इस तरह से बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा फिगर है, ये देखिए, ये देखिए। इस फिगर में हमारा बिंदु P इसके ऊपर आ गया। जब ये बिंदु P यहाँ आ गया तो हमारा स्मॉल r ये डिस्टेंस बन गई, जो एक्चुअली क्या है, कैपिटल R है। अतः हम इस अवस्था में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लेकर हम यहाँ पर परिणामी निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसके लिए हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिए जो हमारा टॉपिक है लिखा है इसको हमने, ये देखिए। इस अवस्था में ये लिखा है नीचे, बिंदु कोश की सतह पर होने से केंद्र से बिंदु P की दूरी कोश की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अतः इस अवस्था में, अब देखिए वहाँ पहुँचते हैं ऊपर हम, देखिए, अतः इस अवस्था में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, समीकरण 12, इस 12 का मान हम समीकरण 9 जो हमने पीछे की है उसमें रखते हैं। कि 9 देखिए, ये 9 यहाँ पर है हमारी, इसमें रखते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अलग से मान निकालने हैं। इसमें r के मान को रखकर हम परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 9 में हम मान रखते हैं, तो जहाँ पर हमारा स्मॉल r है उसके स्थान पर कैपिटल R आ जाएगा, और जो परिणाम बनेगा हमारा वो इस तरह से बनेगा। देखिए ये ऊपर, ये देखिए, ये बन जाएगा ऐसे में। अतः समीकरण 12 का मान समीकरण 9 में रखने पर E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई कैपिटल R स्क्वायर से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमें मिलेगा, वो देखिए हमने काट दिया है, इसको काट के मिला है हमको E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 13, जो कि चालक शीट द्वारा उत्पन्न तीव्रता का सूत्र है। जब हम पीछे चालक शीट की बात कर रहे थे जो अनंत विस्तार की थी, तो हमें E का मान इस तरह से मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जो हमारा समीकरण 12 है उसका मान समीकरण 11 में रखते हैं।
11 क्या है भाई, 11 जो हमारी बन रही है वो इक्वेशन ये है, ये देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर समीकरण 11। इस 11 में मान रखते हैं तो जहाँ पर हमारा R है इसके स्थान पर हमारा कैपिटल R आ जाएगा और मिलेगा हमको पार्ट इस तरह से। देखिए ये रखा मान इसका हमने, तो मिलेगा हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर समीकरण 14 है ना। तो ये रूप बन गया हमारा। ये हमारी दूसरी स्थिति है, जब गोलीय कोश की सतह पर कोई बिंदु रहेगा तो हम किस तरह से उसके तीव्रता का मान प्राप्त करेंगे। हमें दो मान मिलते हैं, एक समीकरण नंबर 13 में है जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक समीकरण नंबर 14 में है जो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। देखिए तीसरा पार्ट जो बनता है हमारा, गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर यदि मान निकालना हो हमको, तो अब बिंदु P हमारा इस गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो चित्र बनेगा हमारा, चित्र सामने बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में जो फिगर है हमारा, इस फिगर में यहाँ पर ये देखिए बिंदु P है हमारा, अरे डॉट लाइन से एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है जो बिंदु P से होकर जा रहा है। इस बिंदु P से O तक की डिस्टेंस हमारी स्मॉल r है और डिस्टेंस हमारी कैपिटल R है, जो इस बाह्य गोलीय कोश की त्रिज्या है। ये इसकी त्रिज्या हमारी हुई स्मॉल r, ठीक है ना। प्लस आवेश सारे सतह पर। ऐसी स्थिति जो बनेगी हमारी, अब यहाँ जो बिंदु हमारा बन रहा है, इस बिंदु के आसपास कहीं आवेश नहीं है, संपूर्ण आवेश सतह पर उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति पर अंदर आवेश उपस्थित न होने से यहाँ पर तीव्रता भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं यदि Q हमारा 0 रहेगा तो समीकरण नंबर 14 जो हमने अभी निकाला था या पहले निकाला हमने समीकरण नंबर 11, इन सभी समीकरणों में यदि हम Q का मान 0 रख दें, ये देखिए 14 जो बन रहा है हमारा, ये सामने लिखा हुआ है, इस 14 में Q का मान 0 रख दें तो संपूर्ण इक्वेशन हमारी 0 बन जाएगी, अतः E का मान 0 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हमको तीव्रता का मान 0 प्राप्त होगा। तो ये लिखा है मेरे यहाँ पर सामने, इसको क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए, ये लिखा है मैंने कि माना बिंदु P केंद्र O से R दूरी पर गोलीय कोश के भीतर स्थित है, लेकिन गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश सतह पर होने से भीतर आवेश अनुपस्थित है, अतः Q इक्वल टू 0 होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। अतः इस अवस्था में Q इक्वल टू 0 लेने पर समीकरण 14 से E इक्वल टू 0 समीकरण 15, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि इस गोलीय कोश के भीतर यदि हम किसी भी बिंदु पर मान निकालना चाहें तो हमें परिणामी मान जो मिलेगा वो परिणामी मान तीव्रता का 0 प्राप्त होगा। तो ये हमारी तीसरी अवस्था है। सारी अवस्थाएं वैसी हमने जब जैसे पीछे की हैं, पहले खुद फ्लक्स का मान निकाला, फिर गॉसियन फ्लक्स के मान से हमने तुलना की इसकी, फिर उससे हमने E का मान निकाला, है ना। E की अवस्थाएं आई, एक आया हमारा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एक आया हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति जो बनेगी हमारी, उसमें हमने गोलीय कोश की सतह पर मान निकालने का प्रयास किया, हमें E का मान वैसे ही मिला जैसे पीछे मिला था, लेकिन इस अवस्था में E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हमें मिल जाएगा, क्योंकि R का मान यहाँ पर बड़ा R हो गया है ना। तीसरी अवस्था में हम क्या करते हैं, जब बिंदु हमारा अंदर रहता है तो ऐसी अवस्था में आवेश की अनुपस्थिति होने से हमको तीव्रता का मान पूर्णतः 0 मिलता है। तो ये 3 अवस्थाएं हमारी बन रही हैं, जिन अवस्थाओं में हमने मान निकालने का प्रयास किया, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने जान लिया किस तरह से हम एक गोलीय कोश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान 3 अवस्थाओं में निकाल सकते हैं, एक बाह्य बिंदु पर, एक सतही बिंदु पर, एक आंतरिक बिंदु पर तीव्रता, है ना। तीनों हमने कर लिए। तो ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का अंतिम एक टॉपिक था हमारा, जो हमने पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए टॉपिक लगातार मिलते रहें और आपके कोर्स की भरपाई लगातार होती रहे, आप समझते रहें, है ना।
इस तरह की अवस्थाओं में यदि कोई डाउट आपको हो रहा है तो डाउट के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें, जिससे मैं और अधिक आपको समझाने का ढंग से प्रयास कर सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ कुछ समय पश्चात। तब तक के लिए बाय।